हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के मैथ वेरियर क्लासेस पर। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। देखो बेटा, आपने इससे पहले मैं चैप्टर का नाम दे रहा हूँ, चैप्टर 1 रियल नंबर। एक एक चीज़ को हम लोग आराम से समझेंगे और इसमें जो जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, रियल नंबर का मतलब होता है कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देन दैट इज नोन एज रियल नंबर। अब इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें। देखो, रैशनल नंबर के अंतर्गत आपको इंटीजर्स आ जाएंगे, और देखो रैशनल नंबर में आपको इंटीजर्स आपको पता है कि सारे नेगेटिव नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इन सब के कलेक्शन को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। और इसमें आते हैं आपको होल नंबर, और होल नंबर आपको पता है 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट, ये सब नंबर्स आते हैं। और इसके बीच में आता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और लास्ट तक आता है इनफाइनाइट तक। तो ये नंबर सिस्टम का ट्री है। दिस इज द ट्री डायग्राम ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे छोटा नंबर होता है नेचुरल, जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद हमारा नंबर होता है होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। और इसके बीच में और भी सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कि आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, या फिर प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे को प्राइम नंबर्स या ट्विंस प्राइम नंबर्स। तो वो सारे नंबर्स भी आपको इसमें आ जाएंगे। और इसके बाद होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स विथ 0 का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज इंटीजर्स। और इसके बाद हमारा आता है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है जिस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रेशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं विद द सेम कंडीशन। तो जैसे आपको √2 है, या √3 है, या √5 है, ये सब आपको इरेशनल नंबर है। एंड रियल नंबर का मतलब होता है कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देन that number is known as real. So on the basis of this tree diagram we can say that every natural number is your real number, every whole number is your real number, every integer is your real number, and every rational number is your real number, and every irrational number is your real number. तो अभी आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि रियल नंबर क्या होता है। थोड़ा इसको मैं और क्लैरिफाई करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हाँ रियल नंबर क्या होता है। तो देखो बेटा, रियल नंबर का मतलब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम रेशनल नंबर, रियल नंबर को दूसरे तरीके से डिफाइन करें, तो अगर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, if the square of any number is positive then that number is known as real. अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिलता है तो उस नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि 4 एक रियल नंबर है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपको मिलेगा 16, and 16 is your positive number, therefore 4 is also known as real number. In the same way, if anybody can ask that -3 is your real number or not, then you can make the square of -3, then -3 square, now minus minus
that is plus, and 3 square means 9. Then we will get positive 9. So we can say that minus 3 is also a real number. तो अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं और आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिलता है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, रियल नंबर होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि √5 है और यहाँ पर माइनस लगा, अगर इसका हम स्क्वायर करें, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि माइनस √5 एक रियल नंबर है कि नहीं, तो आपको उसका नंबर का स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करेंगे तो आपको देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो मैंने माइनस का स्क्वायर कर दिया, तो माइनस का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और √5 इंटू √5 करेंगे तो आपको मिलेगा √25, और √25 का मतलब क्या हो जाएगा 5, और 5 कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। देयरफॉर वी कैन से दैट माइनस √5 इज योर रियल नंबर। अभी आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है या एल्गोरिथम है जिसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बच्चे बहुत घबराते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। अगर आप देखा जाए तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है। ये आप बहुत प्राइमरी सेक्शन से ये चीज़ इज लेस देन बी, then there exist two positive integer q and r such that b equal to written as a q and plus r, where 0 is less than or equal to r is less than a। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये बताता है कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं a और b, और उसमें से कोई ना कोई एक नंबर बड़ा होगा, एक क्या होगा, छोटा होगा, इक्वल हो सकते हैं। तो अगर उसमें से हम बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास दो और इंटीजर्स होंगे q और r। तो हम बड़े वाले नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो लेस देन a होगी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0। अब इसको हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 11, और इस 11 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया। वी हैव टू इंटीजर्स, one is 3 and another is 11, and if we divide 11 by 3, then 3 times here 9 here and remainder is 2. Now here 11 is known as dividend and 3 is known as divisor, and here 3 is known as quotient and 2 is known as remainder. So 11, this can also represented as 3 into 3 means divisor into quotient and plus remainder that is 2। तो यही आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बताता है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। तो जब भी हम किसी दो नंबर का डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू हमेशा आपको डिविजर से छोटी मिलती है। ठीक है, कभी भी जो रिमाइंडर होगा वो डिविजर से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर डिविजर से ग्रेटर होता है इसका मतलब है कि आपका जो डिवीजन का प्रोसेस है वो गलत है। ठीक है, तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमको यही बताता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल है, जैसे मान लें कि आपने 1 1 3 ले लिया और इसको हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 113 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 1 टाइम्स हियर 8 हियर एंड 3 एंड 4 टाइम्स हियर एंड 32 एंड 1 रिमाइंडर। So 113 is your dividend. So 113 can be written as 113 equal to 8 into 14 means divisor into quotient and plus remainder is 1, so 1. So this is your Euclid's division algorithm, and again you can see that we get remainder as 1 which is less than the divisor, and here divisor is 8. ठीक है,
तो अब आपको ये बात समझनी है कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिविजर से क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो आपको पॉसिबल रिमाइंडर हम देखें तो आपको जब हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर 0 आ सकता है या फिर रिमाइंडर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। उसी तरह से अगर हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे वो 0 होगा, 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिविजर से क्या आएगा, कम आएगा। उसी तरह से अगर हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके जो पॉसिबल रिमाइंडर होंगे वो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे और क्या होंगे, 3 होंगे। मीन्स रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिविजर। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज ये है कि हम इस यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैथ से बेटा बिल्कुल घबराना नहीं है। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है। मैथ एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप लोग मैथ को इंटरेस्टिंग मान के चलेंगे तो आप इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत तब होती है जब वो मैथ को हार्ड मानने लगते हैं या वो सोचते हैं कि मैथ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तभी उनको प्रॉब्लम आती है। अब हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है, एक 32 और एक 54। तो पुरानी क्लासेस में आपने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का जब एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाता था तो आप फटाफट जो है फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे। तो हम क्या करते थे, वहाँ पर 32 के फैक्टर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा तो 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 और फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 1। उसी तरह से अगर हम 54 की बात करें तो 54 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा तो 27, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 9, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 1। फिर हम इस तरह से लिखते थे 32 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जब वो 5 टाइम्स आया 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। और 54 को अगर हम लिखें तो 54 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते थे और यहाँ पर आप लिखते थे एचसीएफ। तो यहाँ पर हम एचसीएफ फाइंड करते थे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको इन दोनों नंबर्स में से ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या हैं, कॉमन है। तो है ना आसान काम। तो देखिए कैसे आप देखेंगे, आप देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखो इसके बाद 32 में जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं और 54 में इसके अलावा कोई 2 फैक्टर्स नहीं है। आप देखो 54 में 2 के अलावा जो फैक्टर्स है वो 3 है, लेकिन 32 में कहीं पर भी 3 फैक्टर्स नहीं है। इसका मतलब 32 और 54 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2। सो दैट इज द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। Now how can we find the HCF of any 2 number or more than 2 numbers using Euclid division algorithm? So now we can try it with the help of Euclid division algorithm। कैसे हम Euclid division algorithm का यूज करके और HCF फाइंड करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक नंबर था 32 और दूसरा नंबर था 54। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कैसे हम उसको यूज करके और 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो आप देखो कि इसमें बड़ा नंबर 54 है और छोटा नंबर क्या है, 32। सो वी कैन डिवाइड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर वन। सो 32। सो वी राइट योर 1 टाइम and your 32 and remainder is 2 and 2. So we can write here step 1 according to Euclid's division algorithm, that is dividend means 54, that is equal to divisor means 32 into quotient means 1 and plus remainder means 22. So you can see that here remainder is not equal to 0.
सो वी कैन प्रोसीड दिस प्रोसेस टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता, सपोज अगर आपने 32 से 54 को डिवाइड किया होता और रिमाइंडर क्या आ जाता जीरो, तो जो हमारा लास्ट डिवीजन होगा दैट इज द रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम 54 को 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, आपको रिमाइंडर क्या मिला 22। इसलिए हमारा जो 32 होगा वो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ नहीं होगा। तो हम इस डिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और स्टेप 1 में हम ये लिखेंगे। अब हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, जो आपको रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर इज कंसिडर एज ए डिवीजर, हम यहाँ पर रिमाइंडर को डिवीजर मानेंगे, एंड डिवीजर इज कंसिडर एज डिविडेंड। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे 32 और इस तरह से ना 22 से अगर हम 32 को डिवाइड करें तो 1 टाइम्स एंड हियर इज 22 एंड रिमाइंडर इज 10। सो अगेन वी गेट रिमाइंडर 10, it is not equal to 0, therefore 22 is also not the SCF. So in second step again we can use the Euclid division algorithm in this step. So here dividend is 32, so we write here 32 and divisor is 22 and quotient is 1 and remainder is 10. जब तक आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिल जाता है तब तक आप इस डिवीजन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही रिमाइंडर आपको जीरो मिलेगा तो जो लास्ट डिवीजन होगा दैट इज द एचसीएफ। तो हम नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे। तो अब यहाँ पर इस 10 को मैं थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूँ जिससे स्पेस बचे। 10 जो हमारा क्वेश्चन पहले जो डिवीजर था 22, तो अब वो डिविडेंड हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर 10 आया है अब वो डिवीजर हो जाएगा। अगेन 2 टाइम्स एंड 20 ईयर एंड रिमाइंडर इज 2। देखो आपको रिमाइंडर फिर 2 मिल गया, तो इसका मतलब हमारा अभी भी एचसीएफ नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 3, और इस नंबर में मीन्स 10, 22, 2 और 2, इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो अगेन वी विल गेट 22 इक्वल टू 10 इंटू 2 एंड प्लस 2, दैट इज रिमाइंडर 2। तो आप देख रहे हो कि अभी भी रिमाइंडर आपको क्या मिला है 2 मिला है। फिर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो अब जो रिमाइंडर 2 है उसको हम डिवीजर मानेंगे, और आपको जो पहले डिवीजर 10 था उसको हम डिविडेंड मानेंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 10 ईयर एंड रिमाइंडर विल बी 0। तो अभी आप देखो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारा जो लास्ट डिवीजर क्या था 2 था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप नंबर 4 and 10 here that equal to 2 into 5, 2 into 5 and remainder is 0। अब देखो स्टेप नंबर 4 में यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा लास्ट डिवीजर क्या है, लास्ट डिवीजर आपको 2 है। सो वी कैन से दैट 2 इज एचसीएफ ऑफ 32 and 54। So this is the use of Euclid division lemma to find the SCF of 2 or more than 2 numbers। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर है तब हम कैसे SCF फाइंड करेंगे उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, और एक बार वीडियो को फिर से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से आप रिवर्स करके वीडियो को देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर, जैसे 3 नंबर हो, तो कैसे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 18, 24 एंड 16। 18, 24 एंड 16। अब हमें इन 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसमें से कोई भी 2 नंबर ले लो। जैसे हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, और जैसे आपको मैंने बताया इससे पहले कि कैसे उसको डिवाइड करेंगे और उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। तो आपको 24 बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो 18 से डिवाइड करिए। जब आप 24 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ईयर 18
and remainder is 6. Again we can divide 18 by 6, then 3 times and 18 here, remainder is 0. So यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 1. In step number 1 we can write here 24, that is dividend equal to divisor into quotient and plus remainder is 6. And step number 2, again here dividend equal to divisor into quotient and plus remainder 0. तो यहाँ पर देखो स्टेप नंबर 2 में आपको रिमाइंडर 0 आ गया, तो आपको लास्ट डिविजन क्या था, 6 था. सो 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18 and 24. लेकिन हमारे पास 2 नंबर तो है नहीं, हमारे पास कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, और तीसरा नंबर क्या है, 16. तो हमारा जो लास्ट डिविजन है 6, उस 6 से हम थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे. मीन्स अगर ये 6 से 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, देन 6 इज द एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 16. लेकिन अगर आपने 16 को 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब जो 6 होगा वो उन तीनों नंबर का एचसीएफ नहीं होगा. 6 जो है पहले 2 नंबर का एचसीएफ तो है, लेकिन उन तीनों नंबर का नहीं है. तो देखो कैसे प्रोसेस आगे बढ़ाना है. आपको 6 हमें मिला है 18 और 24 का एचसीएफ. तो अब हम 6 से 16 को डिवाइड करेंगे. तो आप 6 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, 4. तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3 एंड वी कैन राइट हियर 16 इक्वल टू 6 इंटू 2 एंड प्लस 4. देखो रिमाइंडर आपको 4 मिला, 0 नहीं मिला, इसलिए 6 जो होगा वो 18, 24 और 16 का एचसीएफ नहीं होगा. तो हम इस डिवीजन के प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाएंगे. तो अब आपको 4 जो रिमाइंडर मिला है, इस 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे. तो 1 टाइम 4 ईयर रिमाइंडर इज 2. देखो आपको फिर रिमाइंडर 2 मिल रहा है. इसका मतलब 4 भी इन तीनों नंबर का एचसीएफ नहीं होगा. सो वी राइट हियर 6 इक्वल टू 4 into 1 and plus 2. Then again we can proceed the division forward. Then we can divide 4 by 2. Then 2 times 4 here and remainder is 0. तो यहाँ पर स्टेप नंबर 5 और यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वल टू 2 into 2 and plus 0. अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और हमारा लास्ट डिविजन क्या था, 2. सो वी कैन से दैट 2 इज एचसीएफ ऑफ 18, 24 एंड 16. तो इस तरीके से आप अगर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है तो उनका एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. होप कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई है. अगर नहीं आई है तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम आगे बढ़ें बेटा, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बाद हमारे पास जो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं. अब क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं. देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में आप क्लास 6 से पढ़ते हैं और आपको बताया भी जाता है. आपने क्लास 6 में पढ़ा है ना कि कैसे हम किसी नंबर्स के प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कैसे हम किसी नंबर के मीन्स फैक्टर्स फाइंड करते हैं. वहाँ पर हम कई तरीके से फैक्टर, एक तो फैक्टर फाइंड करते थे तो दूसरा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते थे. तो जैसे अगर आपसे बोला है कि यू कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ 32, तो 32 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आपसे बोला है कि यू कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 32, तो आपको अगर 32 का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो हम इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से पहले डिवाइड करेंगे. अगर डिवाइड हो जा रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 16. फिर 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 8. फिर हम 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 4. फिर 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 2. फिर 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 1. तो ये जो 32 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उस पॉजिटिव इंटीजर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं उनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या मतलब है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम 2 को पहले लिखें या इस 2 को पहले लिखें। यहाँ पर तो सभी 2 ही आया है, इसलिए आपको ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 48 है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 48, तो अगर हमें 48 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से तो यहाँ पर 24 आएगा, फिर 2 से तो आपको 12 आएगा, फिर 2 से तो आपको 6 मिलेगा, फिर 2 से तो आपको 3 मिलेगा, फिर 3 से तो आपको 1 मिलेगा। तो अगर हम 48 को इस तरह से लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताता है बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर है वो कैसा है। मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब ये है कि अगर आप इसको इस तरह से लिखो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तभी भी आपको फैक्टर्स वही है। हमने क्या किया, पहले 2 को पहले शब्द से लिखा था, अब मैंने इस 3 को 2 लिखा, फिर 3 कर दिया, फिर 2 इंटू 2 इंटू इस तरह से। या फिर आप इसको इस तरह से लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हमें यहाँ पर समझना